So, hello friends, welcome to the Career Empire. Today we are going to learn the schedules of Indian Constitution. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो थे इनिशियली हमारे 8 स्केड्यूल्स थे और आज की डेट में हमारे जो स्केड्यूल्स है वो कितने हैं 12। इनिशियली कितने थे 8 और आज कितने हैं 12। तो इनिशियली जो मैं बात कर रही हूँ ओरिजिनली वो कब की बात कर रही हूँ एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस हुआ था बताइए मुझे। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हुआ था, कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो अब हमारे कितने हैं आज की डेट में 12। तो मैं कब की बात कर रही हूँ 2020 की। ठीक है, तो हमारे जितने भी स्केड्यूल्स हैं 12 स्केड्यूल्स, हम वन बाय वन इन सबको डिटेल में हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्केड्यूल 1 की तरफ। तो स्केड्यूल 1 हमारा बात करता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं और उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो हमारे पास एट टुडे कितनी हमारी स्टेट्स हैं, वो है हमारी 28 स्टेट्स। पहले हमारी 29 थी जिसमें से जम्मू कश्मीर जो है वो रिमूव हो गया और वो उसको क्या हमने बना दिया यूनियन टेरिटरी। तो हमारे पास बच गई अब 28 स्टेट्स। सेकेंड पार्ट बात करता है इसका यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं यूटी। तो हमारे पास आज की डेट में कितनी यूटीज है, हमारे पास 9 यूटीज हैं। तो लेटेस्टली जो हमारी ऐड हुई है उसमें कौन सी लेटेस्टली इसमें ऐड हुई है बताइए। एक आपकी JNK एंड दूसरी आपकी लद्दाख। और बताइए, ये आपकी 2 यूनियन टेरिटरीज इसमें हमारी ऐड हुई है, JNK एंड लद्दाख। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड शेड्यूल के बारे में। सेकेंड शेड्यूल जो बात करता है सैलरीज के बारे में बात करता है बेसिकली, कि हमारे जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जी हैं और जो हमारे गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, इन सबको क्या सैलरी मिलती है, क्या उनके अलाउंसेस और प्रिविलेजेस उनको मिलती है। तो सेकेंड शेड्यूल बात करता है इसकी। अब इसके ऊपर आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके स्केड्यूल 2 के अंदर अंदर किन की सैलरीज अलाउंसेस के बारे में बात की गई है। तो किसकी सैलरी अलाउंसेस के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, मिस्टर रामनाथ कोविंद। फिर हम बात करते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर हम जब स्पीकर की बात किए तो फिर हम चेयरमैन के बारे में बात करेंगे। तो चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब हमने जब बात करी है हमने पार्लियामेंट की, तो सिमिलरली स्टेट्स में भी आपके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होंगे। तो जितनी भी स्टेट और डेप्यूटी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात करते हैं। सिमिलरली फिर अब कुछ कुछ स्टेट्स में हमारी बाई कैमरलिज्म भी है, मतलब वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल भी है। तो जहां जहां पर काउंसिल है तो उन सबके चेयरमैन की बात भी कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट के बारे में। और लास्टली 9th पॉइंट में हम बात करते हैं कैग की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा एट प्रेजेंट कैग कौन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड शेड्यूल के बारे में। थर्ड शेड्यूल बात करता है फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ वर्ड हम यूज करते हैं जो भगवान में बिलीव करता है, अफर्मेशन हु डोंट बिलीव इन गॉड। तो इसमें भी अगेन क्वेश्चन बन सकता है कि सेकंड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल में किस किस की ओथ के बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट हमारा आता है यूनियन मिनिस्टर्स। ठीक है, आपके जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं। फिर कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, वो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो उन सब के बारे में। फिर जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मतलब आपके MP। फिर हम बात करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फिर अगेन हम कैग के बारे में। फिर बात करते हैं हम स्टेट के मिनिस्टर्स के बारे में एंड जो कैंडिडेट्स जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिर हम बात करते हैं मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम MLA की। फिर हम बात करते हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो हम इन सब की ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बात करते हैं स्केड्यूल थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो वो सीट्स कहाँ पर, स्टेट्स में भी और यूटी में भी। ठीक है, तो हमारी जो एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं ये यूनिफॉर्म इन नेचर नहीं है, यूनिफॉर्म इन नेचर नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म इन नेचर नहीं है। तो ये सारी जो सीट्स जो एलोकेट हो रही है वो किस बिहाफ पे हो रही है, फिर ये आपको ऑलरेडी एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ये जितनी भी आपकी सीट्स जो एलोकेट होती है ये होती है पॉपुलेशन पर, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा हुआ है कि फिफ्थ शेड्यूल क्या बात करता है। फिफ्थ शेड्यूल जो बात करता है वो बात करता है आपका कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपका बात करता है स्केड्यूल एरिया, माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स, स्केड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स ऑफ एनी स्टेट, ऑफ एनी स्टेट। तो किसी भी स्टेट में जहां पे भी होगा, लेकिन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन कौन सी स्टेट्स को छोड़ रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन चारों स्टेट्स को याद करने के लिए हम एक एक्रोनिम बना सकते हैं, AMTM। ठीक है, तो इन ये सारी जो ये 4 स्टेट्स जो हैं आर्टिकल सॉरी स्केड्यूल फिफ्थ में कवर नहीं होती है। ठीक है, तो फिर ये स्टेट्स कौन से स्केड्यूल में कवर होगी, ये जो स्टेट्स है आपकी 6 स्केड्यूल में कवर होगी। तो 6 स्केड्यूल क्या बात करता है, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। वहां पे स्केड्यूल एरिया एंड ट्राइब के बारे में बात की थी हमने फिफ्थ स्केड्यूल में, और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ट्राइबल एरिया का, माइंड रखना, ट्राइबल एरिया ऑफ विच असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, दीज ऑल आर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो इसको हम याद रख सकते हैं। तो स्केड्यूल 6 बात करता है आपका AMTM के बारे में। फिर हम बात करते हैं स्केड्यूल 7 के बारे में। तो स्केड्यूल 7 क्या बोल रहा है आपका, स्केड्यूल 7 बात करता है आपका डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, कि किसके पास क्या पावर है, स्टेट्स के पास क्या पावर होगी और यूनियन के पास क्या पावर होगी। तो आपका स्केड्यूल 7 बात करता है इसी के ऊपर। तो आपको पता है हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 बात करती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, और इन तीनों में जो चीजें ऐड नहीं होती उसको हम बोलते हैं रेसिडुअरी पावर्स। ठीक है, तो आपकी जो यूनियन लिस्ट है उसमें ओरिजिनली हमारे 100 मेटल्स थे और अब इसको कितने हैं आज की डेट में 97, और जो स्टेट लिस्ट थी उसमें ओरिजिनली हमारे 61 थे और आज की डेट में है 66। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ओरिजिनली हमारे पास 97 थे, यहाँ पर 100 है, और इसमें हमारे पास ओरिजिनली 66 थे और आज की डेट में हमारे पास 61 है। तो हमारी जो स्टेट की जो लिस्ट की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो ये डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो मैटर्स है यहाँ से ये ट्रांसफर होते जा रहे हैं टू द यूनियन लिस्ट एंड समवेयर इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो ओरिजिनली हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में 47 थे और अब इसमें 52 हो गए। तो स्टेट की जो पावर है वो डे बाय डे डिमिनिश हो जा रही है समवेयर। तो इसके ऊपर हमारा बहुत सारे डिबेट्स भी चलते रहते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट से जो पावर्स हैं वो उनसे वापस ले रही है। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ मैटर्स पे इट इज गोइंग ऑन। तो इसके अलावा हम इसको थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो आपकी स्टेट लिस्ट है, जो आपकी स्टेट लिस्ट है इसके ऊपर लॉ कौन बनाता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने की जो राइट है वो किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और यूनियन लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है, आपकी यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके अलावा फिर हमारे पास एक और चीज आती है कि हमारे पास आती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ कौन बनाता है, कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बनाता है आपका स्टेट भी और सेंटर भी, दोनों गवर्नमेंट बना सकती हैं। तो इसके अलावा भी अगर हम देखें, अगर कभी भी स्टेट, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट है आपकी, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं, लेकिन कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किसका लॉ प्रिवेल करेगा, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ है वो हमेशा प्रिवेल करेगा। क्लियर। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि ये जितना भी आपका होता है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में क्या होता है आपका, बहुत सारे ऐसे मैटर्स भी होते हैं स्टेट लिस्ट में कि जिसके ऊपर आप लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ बना सकती है। तो ऐसे कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे मैटर है जिसपे आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है लॉ बनाने की। तो आप मुझे बताइए कि स्टेट लिस्ट पर, स्टेट लिस्ट पे ऐसे ऐसे कौन से, कब कब आपकी स्टेट लिस्ट जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर लॉ बना सकती है। एक्सक्लूसिव राइट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का होता है इस पर लॉ बनाने का, लेकिन ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि आपका जब भी टू और मोर स्टेट्स आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे इस पर्टिकुलर मैटर पे लॉ बना दो, तो वो लॉ बना देंगे। ठीक है, फिर सेकेंडली when राज्यसभा
पासिस अ रेजोल्यूशन, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी तब भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बना सकती है। या फिर जब हमें कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना है या लॉ कोई कुछ बनाना है तो हम बना सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है आपका, दूसरा क्या है और किस मैटर से बना सकती है, जब भी आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब भी लॉ बना सकती है। और लास्टली जब आपकी स्टेट इमरजेंसी लगी हो। तो इन 5 तरह की प्रॉब्लम्स में, इन 5 सिचुएशन में बेसिकली आपकी जो स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट आ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू मेक लॉ ऑन इन दीज 5 सिचुएशंस। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट शेड्यूल के ऊपर। तो नेक्स्ट शेड्यूल आपका 8th शेड्यूल बात करता है लैंग्वेजेस के बारे में। तो लैंग्वेजेस कितनी है, तो हमारे पास ओरिजिनली जो थी हमारी 14 लैंग्वेज थी और अब आज की डेट में हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो ये आपकी है बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, सेंथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इंग्लिश इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधी लैंग्वेज जो है आपकी, जो सिंधी लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड हुई थी, तो इट वाज एडेड बाय द 21st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1967। तो सिमिलरली कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली जो ऐड हुई थी वो 71st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 1992 में ऐड हुई थी। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली ये ऐड हुई थी आपके 92nd अमेंडमेंट से 2003 में। और जो एक और चीज इसमें याद रखना, जो ओडिया वाज रीनेम्ड एज ओडिया बाय द 96th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 2011 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9th शेड्यूल के बारे में। जो 9th शेड्यूल है इसके ऊपर हमारे बहुत सारे केस लॉज भी हैं जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। 9th शेड्यूल बेसिकली बात करता है एक्ट एंड रेगुलेशन के बारे में। जब हमारा 9th शेड्यूल बना था, बेसिकली 9th शेड्यूल ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। लेटर ऑन 1951 में हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसके थ्रू ये ऐड हुआ। अब इसमें क्या हुआ था, इसके बारे में जो गवर्नमेंट जो थी वो लॉ बना सकती थी और जो मैटर्स इसके अंदर आते थे वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू थे। तो उसके बाद बहुत सारे आपके जमींदारी रिफॉर्म्स हुए, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हुए, जमींदारी सिस्टम्स आए, तो वो सारे के सारे इसमें आए। और उसके ऊपर आपका फेमस केस है गोलकनाथ केस, आपका केशवनंदन भारती केस, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो इससे रिलेटेड हैं। शंकरी प्रसाद केस एंड मेनी अदर केसेस आते हैं। तो मोस्ट फेमसली आपका केशवनंदन भारती केस है जिसके ऊपर ये लैंडमार्क जजमेंट आई। एंड लेटर ऑन फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो 9th शेड्यूल था जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ गया। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू बेसिकली एक पावर है आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो भी इनैक्टमेंट्स होती है वो उन सबको रिव्यू कर सकते हैं। एंड इन द केस इट फाउंड टू बी अल्ट्रा वॉइड्स और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, अल्ट्रा वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई भी प्रोविजन जो पार्लियामेंट ने बनाया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं अल्ट्रा वॉइड्स और नल एंड वॉइड। ठीक है, तो जितने भी आपके अब आपका 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जितने भी आपके जो केशवनंदन भारती की जो जजमेंट की डेट थी वो थी 24 अप्रैल 1973। इस डेट के बाद जो भी आपके लॉ इसमें ऐड हुए हैं वो सारे ओपन है टू द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10th शेड्यूल के बारे में। 10th शेड्यूल बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। बेसिकली हम जो भी आपका, इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, और ये हमारा ऐड हुआ था 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, आपने सपोज में एक पर्सन है ए, ये आज बिलोंग करता है पार्टी 1 से, और इसी ए ने कल 2 दिन बाद दूसरी पार्टी चेंज कर ली, वो पार्टी 2 में चला गया। तो ये जो एक दिन में आप जो ये आप पार्टी चेंज कर रहे हो, स्वैपिंग ऑफ पार्टी कर रहे हो, दिस इज इलीगल एज पर शेड्यूल 10। इससे आप डिस्क्वालीफाई को आप प्रोविजंस को ओपन कर रहे हो, तो दिस इज नॉट वैलिड। तो आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में इजीली मर्ज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे इंडिया में जो ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो एंटी डिफेक्शन का जो लॉ है बहुत वीक है। आज भी आप देखोगे बहुत से लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ अलग से एक आपका चैप्टर भी है जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपको क्लियर है कि आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हो तो इसके लिए आपको ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लग सकती है, एंटी
एंटी डिफेक्शन लग सकता है। तो इसके ऊपर एक फेमस केस भी है आपका आयाराम गयाराम केस, जिसमें एक ही दिन में एक ही पर्सन ने बहुत बार अपनी पार्टी चेंज की थी। तो ये सारा जो प्रोविजन हम ला रहे हैं एंटी डिफेक्शन का, बेसिकली क्यों ला रहे हैं, ताकि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बन सके। अगर आप आज इस पार्टी से बिलोंग करते हो, ये पार्टी आज लूज कर गई तो आप दूसरी पार्टी में मर्ज कर रहे हो, फिर दूसरी पार्टी आज लूज करेगी तो आप वापस पुरानी पार्टी में जा रहे हो, तो दिस क्रिएट एन इनस्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11th शेड्यूल के बारे में। 11th शेड्यूल बात करता है हमारा पंचायती राज के बारे में कि क्या क्या पावर्स है पंचायती राज के पास, और ये भी हमारा लेटर ऑन ऐड हुआ था 73 अमेंडमेंट एक्ट से, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में। ठीक है, अब इसमें हमारे कितने मैटर्स हैं, 29 मैटर्स है जितने पंचायती राज के बारे में। तो सिमिलरली हमारा बात करते हैं हमारा शेड्यूल 12। शेड्यूल 12 बात करता है म्युनिसिपैलिटी के बारे में, और ये भी हमारा 1992 में आया था ये। ठीक है, 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसमें हमारे कितने मैटर्स हैं, 18 मैटर्स हैं। ठीक है, और इसके अलग अलग चैप्टर्स है जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अभी के लिए फिलहाल इतना। आप प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं लेटर ऑन और वीडियोस आपको इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन पे लेकर आऊंगी। थैंक यू।